चल ऑडियो वीडियो सब ठीक है? बता दो, ऑडियो वीडियो सब सही है क्या? चल लेट्स गेट गोइंग। ओके ठीक है निरुपमा, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। चल अब मैं स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया है। यस, सो रिकॉर्डिंग इज ऑन। लेट मी स्टार्ट विथ हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर है, तो आई होप आपने लोगों ने वो देख लिया होगा। थ्योरी वहाँ से आपको देखनी है। यस, तो अब मैं क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करती हूँ। एक सेकेंड। यप, हाउस प्रॉपर्टी आ गए। तो लगभग हाउस प्रॉपर्टी में मैंने 7 क्वेश्चंस लिए। मुझे ऐसा लगा कि एक आध इसमें और भी कम है तो मैं और भी ले लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले मैं आपको जीएवी से रिलेटेड कुछ 2-3 सिंपल से क्वेश्चंस देती हूँ, वो सॉल्व करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में आपको हमने क्वेश्चंस जैसे कर ही लिए हैं, इन मॉडल पेपर्स में हमने एचपी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको पता ही है। अब हाउस प्रॉपर्टी में कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पहले मैं आपको कुछ जीएवी वाले क्वेश्चंस कराती हूँ, तो फिर आपको आइडिया आ जाएगी। सो लेट्स डू फर्स्ट सम जीएवी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले हम कुछ जीएवी वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है क्या? हाँ, तो नोटबुक क्वेश्चन बैंक में ऐड करती हूँ, एचपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नाउ लेट्स फोकस। पहली बात तो आप लिख के लो, स्टेप 1 आप कैसे निकालते हो। स्टेप 1 इज म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। इज दैट ओके? सो आपको जो है ये रेडीमेड दिया जाता है, आप म्यूनिसिपल वैल्यू स्टेप 1 निकाल सकते हो। अब स्टेप 2 जो होता है हम लेते हैं, ओके सो ध्यान से सुनना। स्टेप 2 जो है वो हम कैसे लेते हैं, एनुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। तो पूरे साल का जो रेंट है, एनुअल रेंट जो रिसीव हुआ है या व्हाट इज़ रिसीवेबल, आपको वो लेना है। फिर उसमें से आपको लेस करना है अनरियलाइज रेंट। ये अनरियलाइज रेंट तभी लेस कर सकते हैं अगर आप, एक तो ये करंट ईयर का होना चाहिए, फिर इसमें जो है आपके करंट ईयर का होना चाहिए, और आपकी कंडीशंस ऑफ रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए कि बहुत जेन्युइन है, टेनेंसी बोनाफाइड है, आपने टेनेंट को घर खाली करने को बोला है, ही डजंट ऑक्यूपाई एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ योर्स, देन प्लस यू हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट वगैरह वगैरह। एंड देन फिर करते हैं लेस लॉस ड्यू टू वेकेंसी। तो ये लॉस ड्यू टू वेकेंसी भी हम अलग से दिखाते हैं। तो यहाँ जो आता है दिस इज इज योर स्टेप 2। तो अब हमारे पास 2 स्टेप्स आ जाती है, दिस इज योर स्टेप 2। अब हमारे पास 2 स्टेप्स आ जाती है। सो हम अभी बात करते हैं स्टेप 3 की। नाउ स्टेप 3 एप्लीकेबल कब होता है? स्टेप 3 इज एप्लीकेबल इफ
स्टेप 2 इज लेस देन स्टेप 1, इज लेस देन स्टेप 1। अब इसमें जो आपका स्टेप 1 होता है इसको ER बोलते हैं, मतलब इसको हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, और स्टेप 2 जो होता है इसको हम AR बोलते हैं बेटा। और AR जो होता है इसको क्या बोलते हैं, AR जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, AR को हम एनुअल रेंट बोलते हैं, और स्टेप 1 को हम ER बोलते हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड रेंट। बराबर है क्या? यस। सो स्टेप 1 को हम ER बोलते हैं, स्टेप 2 को हम AR बोलते हैं। बराबर? यस। अब यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेबल इफ स्टेप 2 इज लेस देन स्टेप 1 एंड देयर इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी। फिर आप क्या करते हो, इफ स्टेप 3 इज NA देन फाइनल GAV स्टेप 3 इज नॉट एप्लीकेबल, देन फाइनल GAV जो होता है वो आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर होता है। और इफ स्टेप 3 इज एप्लीकेबल देन व्हाट डू वी फाइंड आउट रीजंस, देन फाइंड रीजंस कि क्या हुआ, फाइंड रीजंस। तो आपके जो रीजंस है ये 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर आपके रीजंस ओनली V होता है देन यू आर सॉर्टेड, देन इट्स डायरेक्टली स्टेप 2। इफ इट इज़ V प्लस अदर्स देन इट इज़ स्टेप 1। माने कुछ भी हो जाए आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच में ही चूज़ करना है आपका GAV। सो स्टेप 1 होगा या तो स्टेप 2 होगा। बराबर है? बराबर है? यस। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, खास करके जब वो वैकेंसी है, घर SO है और ये सब आप समझ के लो। तो यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं 10-15 मिनट में ब्रीफ देती हूँ और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्विंग करती हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल SO वाला आपको वो 2-3 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे याद रखनी है कि ना SO के घर के लिए। सो यू नो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लाइक ओके, पहले GAV फिनिश कर देती हूँ, फिर आपको कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा वो बता देती हूँ। तो अभी टारगेट है कि HP हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और मुझे अगर टाइम हुआ तो मैं क्लबिंग के लिए भी 1 घंटे का सेशन आज ही ले लूँगी, अगर टाइम हुआ तो, क्योंकि ना कल प्रथम सीरीज़ की मुझे तैयारी करनी है। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट किए हैं, तो थोड़ा मुझे होमवर्क करके रखना पड़ता है कि कौन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लूँ, सारी कॉन्सेप्ट कवर हो गई कि नहीं, तो वो मुझे करना है क्योंकि कल प्रथम सीरीज़ है। तो अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं क्लबिंग आज ही करा दूँगी, तो नहीं तो वो क्लबिंग का मैं आपको बाद में करा दूंगी, नहीं तो क्लबिंग का मैं आपको 1 घंटे का सेशन बाद में करा दूंगी। तो फिर हमारी जो प्रैक्टिस बैच है अभी ख़त्म हो गई है, राइट? तो आज HP करा के फिर क्लबिंग का ही एक बचता है, रेस्ट आई थिंक एवरीथिंग वी हैव डन नाउ। ओके, अब सुन के लेना। अब GAV में मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। ठीक है? मान के चलो आपका स्टेप 1, आपका जो स्टेप 1 है, ठीक है, आपका जो स्टेप 1 है मान के चलो इज़ 1,80,000। अब आपका जो स्टेप 2 है, यहाँ पे आपको बोला गया, ये बहुत ही 2 एग्जाम्पल्स बहुत ही बढ़िया है, ये आपको बहुत ध्यान से समझने। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, इसमें कॉमन एरर होती है, तो बिल्कुल इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, यहाँ का जो स्टेप 2 है, let's say your annual rent is 20,000 per month. ठीक है? and there is vacancy of 3 months and unrealized rent जो है से 10,000 है। ठीक है? ठीक है? अरे ब्लेसिंग्स तो हमेशा आपके साथ है, ब्लेसिंग्स क्यों नहीं होंगी? ब्लेसिंग्स तो हमेशा आपके साथ है कि आप अच्छा करो और पास हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल ब्लेसिंग्स है आपके साथ बेटा। यस। अब ध्यान दो, एनुअल रेंट इज़ 20,000 पर मंथ, वैकेंसी इज़ 3 मंथ्स एंड अनरियलाइज रेंट कितना है? 10,000 है, और अनरियलाइज रेंट 10,000 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, स्टेप 2 आपका क्या बनेगा? चलो बताओ। स्टेप 2 बनेगा 20,000 इंटू 12 एनुअल रेंट। चलो जल्दी करो। एनुअल रेंट विच इज़ 2,40,000 लेस अनरियलाइज रेंट 10,000 लेस लॉस ड्यू टू V 60,000 3 महीने के हिसाब से, राइट? देयरफॉर स्टेप 2 180 170 है क्या? Yes. Is step 3 applicable?
क्यों एप्लीकेबल है स्टेप 3 बता दूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस स्टेप 3 एप्लीकेबल, यस, बिकॉज स्टेप 2 इज लेस एंड देर इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो स्टेप 2 भी लेस है एंड देर इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो अगर स्टेप 3 एप्लीकेबल, अभी रीजंस देखने, रीजंस तो आप फटाफट से ऐसे देख के भी बता सकते हो। क्या 240 180 से लेस है? नहीं। 240 में से 10,000 लेस किया तो इस पॉइंट पे कितना आया? 2,30,000। क्या ये 230 180 से लेस है? नहीं। फिर ये क्या हो गया मैम? डायरेक्टली 60,000 लेस करने की वजह से लेस हुआ। तो 3 बार चेक करो। सो एप्लीकेबल, और बिकॉज इट इज एप्लीकेबल यहाँ पे हम रीजंस लिखते हैं कि रीजंस इज ओनली वी एंड देयरफॉर फाइनल GAV इज स्टेप 2। लेकिन अगर यही पता है मैं आपको वैकेंसी के बदले बोलूँ कि ये 3 महीने वेकेंट नहीं था, हाउस वॉज SO, ओके, हाउस वॉज SO। नाउ ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल 1 आपका हो गया क्या? देख लो। यस अब यही अगर मैं आपको एग्जाम्पल 2 देती हूँ, मैं बोलती हूँ सेम, एवरीथिंग सेम, ओके, एवरीथिंग लाइक एग्जाम्पल 1, बट house is SO for 3 months. Now what is this example? It is LO for 9 months and it is SO for 3 months. ऐसे घर को हम क्या ट्रीट करते हैं? ट्रीटेड एज, नो फाइनल GAV स्टेप 2 बेटा, स्टेप 2 मतलब 170। हाँ, स्टेप 2 फाइनल GAV 170। अब but SO for 3 months, LO for 9 months. Now when it is SO for some days and LO for some days, treated like LO, तो इसको आप LO के जैसे ही ट्रीट करना। तो अच्छा, चेंजेस के बाद बताया, ओके निरुपमा। स्टेप 1 कितना है? 180। अब जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या है? एनुअल रेंट। तो बेटा आपका एनुअल रेंट 240 लिखा हमने, अब 240 नहीं लिखेंगे। अब जो एनुअल रेंट है 240 नहीं आएगा। अब जो एनुअल रेंट आएगा मैम, कोई आपको रेंट 12 महीने का नहीं देगा। सी स्टेप 2 हमेशा एक्चुअल होती है, तो क्या एक्चुअल में कोई आपको 12 महीने का रेंट आके देगा? क्या नहीं देगा। एक्चुअल में कोई भी आपको आके 12 महीने का रेंट नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि 12 महीने का रेंट नहीं देगा बेटा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे आपका घर 9 महीने के लिए रेंट पे गया है। तो आपका जो एनुअल रेंट है वो 9 मंथ्स इंटू 20,000 आने वाला है। सो दैट कम्स टू 1,80,000 लेस अनरियलाइज रेंट, ये आएगा 10,000। मैम वैकेंसी है क्या? नहीं, SO पीरियड को कभी भी हम वैकेंसी नहीं ट्रीट करते। हाँ, तो उसको एनुअल रेंट से ही लेस करते हैं। लेकिन अगर वैकेंसी है तो ऊपर 12 महीने का लेते हैं और वैकेंसी अलग से लेस करते हैं। बराबर है क्या? यस। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी लॉस ड्यू टू V। तो बेटू मेरा लॉस ड्यू टू V यहाँ कुछ भी नहीं है, तो डैश है। एंड देयरफॉर आई विल से स्टेप 2 170 है। बट इस केस में नाउ स्टेप 3 इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज आई डू नॉट हैव वैकेंसी, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं बोलूँगी स्टेप 3 इज नॉट एप्लीकेबल, एंड बिकॉज स्टेप 3 इज नॉट एप्लीकेबल माई फाइनल GAV विल बिकम स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर, एंड दैट विल बिकम 1,80,000। तो यहाँ पे एक बात है कि SO पीरियड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वैकेंसी। बराबर है, SO पीरियड कैन नॉट बी treated as vacancy. So should I treat SO period as cannot be treated as vacancy? तो बिल्कुल भी इसको आप vacancy करके treat नहीं करोगे, right? Yes, and this house will be treated as LO. Done है क्या? Done है. So when HP is SO for some days and LO for some days, then you treat it as LO and solve it just like a LO property. Correct? Now अगला जो कॉन्सेप्ट है, अब देखो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने कौन सा करवाया आपको? GAV का करवाया। बराबर है क्या? हाँ। अब आपको इसमें और एक चीज़ याद रखनी है। हाँ, अभी आपको इसमें क्या याद रखना है? आपको इसमें ये याद रखना है कि इफ़ द प्रॉपर्टी इज HP के आपने टुकड़े कर दिए, तो HP हैज़ इंडिपेंडेंट यूनिट्स।
इंडिपेंडेंट यूनिट्स है तो आपने इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना चाहिए. देन सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली. सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली मतलब आप उतने टुकड़े बना दो. ऐसे टैक्स पेयर ने घर के टुकड़े बना दिए. सो टैक्स पेयर ने एक घर को क्या कर दिया, थोड़े पार्ट को एसओ कर दिया, थोड़े पार्ट को एलओ कर दिया. तो आपने क्या करना चाहिए, उसने भी घर को डिवाइड कर दिया. तो आपको भी डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो प्रॉपर्टी चाहे एक हो बट यू विल हैव टू ट्रीट इट लाइक प्रॉपर्टी चाहे एक हो बट जब आप सॉल्व करोगे यू विल हैव टू ट्रीट इट लाइक इंडिपेंडेंट यूनिट्स. सो एक प्रॉपर्टी के अगर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो आप जब घर के टुकड़े करते हो, एक घर के आप 2 कॉलम बनाते हो तो आपको डेटा भी डिवाइड करना है. ठीक है. सॉल्व इट लाइक इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड डिवाइड इट एंड डिवाइड द डेटा एंड डिवाइड द डेटा. तो सब कुछ डिवाइड होगा. म्यूनिसिपल टैक्सेस डिवाइड होंगे, जीएवी करते वक्त डिवाइड करेंगे. तो ये आपको इस तरीके से करना होता है. इसके ऊपर भी मैं अभी क्वेश्चन लेने वाली हूँ. ठीक है. तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद ये हो गया जीएवी, ये एचपी इंडिपेंडेंट है. आपको ये याद रखना है. अभी जीएवी सिखा दिया. फिर इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, ये एक वो कॉन्सेप्ट है. को ओनर्स का भी एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है. ठीक है. यस. अब यहाँ पे हम देखते हैं. ठीक है. अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, एसओ पोर्शन में आपको क्या याद रखना है. एसओ पोर्शन के लिए आपको 24B याद रखना है कि 24B में लिमिट्स है. आइदर इट इज़ 30,000 और इट इज़ 2 lakhs. नाउ बट आपको ये भी याद रखना है कि एसओ पोर्शन के लिए ऐसा होता है, लिमिट्स होती है बट द लिमिट इज़ फॉर 2 houses. लिमिट इज़ फॉर 2 houses combined. So 2 houses combined the interest cannot exceed 2 lakhs. So limit for 2 houses combined is 2 lakhs oblique 30,000. So दोनों घर का मिला के कभी भी याद रखना 2 लाख के ऊपर क्रॉस नहीं होगा या 30,000 के ऊपर क्रॉस नहीं होगा. ये जो इंटरेस्ट की लिमिट है ये एलओ और डीएलओ के लिए नहीं होती है, ये भी याद रखना. ठीक है. हाँ. अब उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इंटरेस्ट में आपको ये याद रखना है, अगर इंटरेस्ट इज टेकन फॉर interest on fresh loan to repay the old loan. repay the old loan के लिए आपने इंटरेस्ट पे किया तो वो अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है. फिर इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट वो अलाउड नहीं होता. इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट जो होता है बेटा वो अलाउड नहीं होता. फिर आपको ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन borrowed capital and that is section 24B. 24B is taken on accrual basis. तो ये क्या बेसिस पे होता है? एक्रूअल बेसिस पे. मतलब वो पेड हो अनपेड इंटरेस्ट हो तो फर्क नहीं पड़ता. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम एक्रूअल बेसिस पे लेते हैं. म्यूनिसिपल टैक्सेस हम पेमेंट बेसिस पे लेते हैं. बराबर है. एंड जो म्यूनिसिपल टैक्सेस है दैट इज कंसिडर्ड ऑन पेमेंट बेसिस. वो पेमेंट बेसिस पे कंसिडर होता है. सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो एसओ का जीएवी नील हो गया. एसओ में म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउ नहीं होते. देखो ये थ्योरी बेसिक मेरा थ्योरी पढ़ा के हो गया है. ये मैं आपको एग्जाम व्यू पॉइंट, प्रॉब्लम के व्यू पॉइंट से अभी जो चीज़ है वो बता रही हूँ. ठीक है. सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B एक्रूअल बेसिस पे है. म्यूनिसिपल टैक्सेस जो अलाउ होता है ये पेमेंट बेसिस पे अलाउ होता है. अरे सही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? थैंक गॉड, मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किया. ठीक है ठीक है, कर लिया. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B एक्रूअल बेसिस पे है. म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑन पेमेंट बेसिस होता है. बराबर है. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं. पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. तो इंटरेस्ट में आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. ना प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको 2 तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ये जनरली प्री कंस्ट्रक्शन कैसे आता है कि एचपी कंस्ट्रक्ट या रेडी होने से पहले वाला जो इंटरेस्ट आता है उसको हम प्री कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज इंटरेस्ट बिफोर द हाउस इज रेडी. सो दिस इज द इंटरेस्ट बिफोर the HP is purchased or constructed.
तो आपके परचेज वाली जो डेट है या आपकी जो कंस्ट्रक्शन वाली जो डेट है उसके पहले ही आपने लोन ले लिया, क्योंकि आपको पैसे इज बिफोर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, इज दिस परचेज और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट, तो ये उसकी वाली डेट होती है। अब आपको ना ये समझ में आना चाहिए, व्हेनेवर जिस साल में टेंशन हो जाती है ना, हाँ ना, फिर टेंशन हो जाती है ना, क्योंकि स्ट्रीमिंग इज ओनली स्ट्रीमिंग, फिर लेक्चर नहीं रहेगा, फिर मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा अगर जो बच्चे जीडी में या जो बाद में देखेंगे, देन मुझे टेंशन हो जाती है। हाँ, नाउ दिस इज इंटरेस्ट बिफोर द एचपी इज परचेज और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। नाउ एक क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने वाली हूँ, जैसे कि घर रेडी होने के पहले वाला 31 मार्च तक ही प्री कंस्ट्रक्शन आता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो जब भी घर रेडी होता है, जिस साल में घर रेडी हो गया, जिस डेट को घर रेडी हो गया, मतलब उस पीवाई में घर रेडी है, उस पीवाई में अगर घर रेडी है तो उस पीवाई में प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है। प्री कंस्ट्रक्शन कब आएगा? उसके पहले आएगा। प्री कंस्ट्रक्शन कब आएगा बेटा? उसके पहले आएगा। सो प्री कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज देयर व्हेन द हाउस इज रेडी, उसके पहले वाला 31 मार्च, राइट? सो और यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, और आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। सो इट इज फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग द लोन टिल द डेट ऑफ, आप रीपेमेंट की डेट लो, और ये इंपॉर्टेंट होती है 31 मार्च। तो कौन सा 31 मार्च लोगे? 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कंस्ट्रक्शन। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो ये आप लो, ये आप लो, तो आपको आ जाएगा इस टाइप से फॉर्मूला के बेसिस पे। तो कैसे करना है, अब मैंने क्वेश्चंस लिए तो आपको बता दूंगी। तो इंटरेस्ट में आपको याद रखना है, एसओ पोर्शन में ये लिमिट है, ठीक है, बट ये याद रखना है कि एलओ और डीएलओ के लिए देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट फॉर इंटरेस्ट। देयर इज नो लिमिट फॉर इंटरेस्ट। सो एलओ डीएलओ में क्या है? देयर इज नो लिमिट फॉर इंटरेस्ट, बराबर है क्या? तो एलओ और डीएलओ जो होता है उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं होता, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब इंटरेस्ट हो गया, म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस पे, अगर एलओ है तो टेनेंट ने पे किया तो याद रखना ये अलाउ नहीं होगा। म्युनिसिपल टैक्सेस कैन ऑल्सो इंक्लूड सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स। अच्छा, यू कैन हैव अ प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि म्युनिसिपल टैक्सेस जो है ये पेमेंट बेसिस पे होने चाहिए। इट शुड बी पेड बाय, हाँ ठीक है, 1 मिनट। इंटरेस्ट है तो 1 मिनट, इंटरेस्ट है तो मैं बैक वाला भी करा देती हूँ। अगर आप 115 बैक लेते हो, 115 बैक में 24B एसओ का क्रॉस होता है, बट 24B एलओ और डीएलओ का अलाउड होता है। व्हाट इज 24B? 24B इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड पेमेंट बेसिस पेड बाय टेनेंट होना चाहिए, तो ये भी आता है मैम, एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स, लोकल टैक्स। It is also can be called as property tax, ठीक है। Yes, this is allowed on payment basis, ये डन है। म्युनिसिपल टैक्स के बाद लोन किस पर्पस के लिए ले सकते हैं यहाँ पे एचपी में? 5 पर्पस: परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रेनोवेशन। उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, एचपी हो गया, तो फिक्स्ड है ये कैलकुलेशन करना। अब इसमें कभी कभी देर इज़ अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, हाँ, तो अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड है या एरियर्स है, एरियर्स ऑफ रेंट है, एरियर्स ऑफ रेंट, ये दोनों इज इनकम अंडर एचपी। ये आईसीआई को बहुत पसंद है। इवन इफ प्रॉपर्टी इज सोल्ड,
इज सोल्ड नॉट देयर विथ यू एंड 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये मिलने ही वाला है एंड इट इज टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट। बराबर है, बराबर है, यस। अब आगे जाएंगे, अब आगे जाएंगे। उसके बाद आपको ये याद रखना है अनरियलाइज रेंट, कॉम्पोजिट रेंट। एक बार आप रामबाण से देख लेना कॉम्पोजिट रेंट, हाँ ये सिखाया हुआ है डिटेल में, मेरे रिवीजन लेक्चर में भी है। उसके बाद अब जो मुझे बताना है आपको हाँ को ओनर्स। को ओनर्स में अगर एसओ है तो स्प्लिट एंड देन सॉल्व, पहले स्प्लिट एंड सॉल्व। क्यों स्प्लिट करके बाद में, पहले स्प्लिट करो एंड देन यू सॉल्व, एंड देन यू सॉल्व। ऐसा क्यों, पहले हम स्प्लिट करते और बाद में सॉल्व करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं मैम? बिकॉज द लिमिट ऑफ 2,30,000 इज अवेलेबल फॉर ईच को ओनर। कैसे अवेलेबल है? इज अवेलेबल टू ईच को ओनर। तो मेरे साथ लिख रहे हो क्या? इज अवेलेबल टू हूम? इज अवेलेबल टू ईच को ओनर। अरे हाँ ना, इट इज़ अवेलेबल टू हूम? ईच को ओनर। क्या ये ईच को ओनर को अवेलेबल है? हाँ। उसके बाद क्या होता है? हाँ, बट इफ़ इट इज़ एलओ, सो अगर ये एसओ है तो ऐसे करेंगे, बट अगर को ओनर्स है एंड इट इज़ एलओ तो आपको क्या करना है? को ओनर्स है और एलओ है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट सॉल्व एंड देन स्प्लिट। पहले सॉल्व करो, फर्स्ट सॉल्व एंड देन स्प्लिट। कैसे? इसके ऊपर अभी मैंने क्वेश्चन लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। यस, सो फर्स्ट सॉल्व एंड देन आपको क्या करना है? देन आपको स्प्लिट करना है। तो क्या मैंने उसके लिए क्वेश्चन लिया है? तो हाँ, मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन लिया हुआ है। तो को ओनर्स हो गया, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड होता है। कॉम्पोजिट रेंट में याद रखो एचपी का रेंट एचपी में जाएगा, एम्यूनिटीज़ का रेंट आईओएस या पीजीबीपी में जाता है। लेटिंग आउट इनसेपरेबल होता है, फैक्ट्री क्लासरूम तो पूरा रेंट पीजीबीपी या आईओएस में चला जाता है। बराबर है। एंड जीएवी कैलकुलेशन, प्री कंस्ट्रक्शन, इंटरेस्ट, को ओनर्स। यस, यू कैन लर्न डीम्ड ओनर। अब डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट थ्योरी में आने से ज़्यादा कैसे आता है? क्लबिंग नहीं होता है, याद रखो, बट इनकम क्लब्ड हो जाता है। तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट में पता है क्या यहाँ किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? स्पाउस वाला और माइनर वाला। तो माइनर वाले में जैसे आपने माइनर को घर गिफ्ट कर दिया, स्पाउस को घर गिफ्ट कर दिया, आपको लगता है कि यार एक्स ने मिसेज एक्स को घर गिफ्ट कर दिया, क्वेश्चन पूरा एक्स का दिया है, पीजीबीपी का क्वेश्चन एक्स का दिया है, एक्स का पीजीबीपी दिया, और फिर कहीं छोटा लाइन एक दिया है कि एक्स ने ना ये घर है ना वाइफ को 2 साल पहले गिफ्ट कर दिया। आपको लगता है यार 2 साल पहले जाने दो, अरे बट इस घर से रेंट आ रहा है तो मिस्टर एक्स डीम्ड ओनर माना जाएगा और वो इनकम एचपी का मिस्टर एक्स के हैंड्स में टैक्स किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस। अब घर के रीपेमेंट का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है वो एटीसी में जाता है। वो कहाँ जाता है बेटा? वो एटीसी में जाता है। समझ में आ रहा है क्या? एक सेकेंड, हाँ, वो एटीसी में जाता है, बट जो इंटरेस्ट है वो 24B में जाता है। एटीसी के लिए ज़रूरी है लोन आपने बैंक से ही लेना चाहिए, बाकी आपको लोन क्या करना है? बाकी आपको लोन आप किसी से भी ले सकते हैं। तो लोन आपको बैंक से लेना है या फिर लोन आप किससे ले सकते हैं? फिर रिलेटिव से भी लिया, 24B में इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन एटीसी में आपको वो किससे लेना पड़ता है? सिर्फ बैंक से लेना, बैंक एफआई से लेना पड़ता है। माइनर मैरिड डॉटर के केस में क्या होगा? माइनर मैरिड डॉटर के केस में डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करता, एक्सेप्शन है। सो वहाँ पे लेकिन क्लबिंग अप्लाई करेगा। सो माइनर मैरिड डॉटर जो है, माइनर मैरिड डॉटर के केस में डीम्ड ओनर नहीं अप्लाई करता है। सो एक्सेप्शन है उसका, माइनर मैरिड डॉटर। तो डीम्ड ओनर नहीं है तो क्लबिंग होगा, और जब क्लबिंग होता है तो 1500 का एग्जम्पशन मिलता है। डीम्ड ओनर में 1500 का एग्जम्पशन नहीं मिलता। बराबर है, डीम्ड ओनर में 1500 का एग्जम्पशन नहीं मिलता। किसका एग्जम्पशन मिलता है? फिर वो माइनर मैरिड डॉटर का घर उसको दिया तो वो उसको रेंट मिला तो एचपी में क्लबिंग के हिसाब से होता है। ठीक है, डीम्ड ओनर में क्या बोला है? माइनर को दो या स्पाउस को दो, उसमें एक्सेप्शन है। स्पाउस को अगर फॉर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, डिवोर्स है, तो क्लबिंग नहीं होता है। माइनर मैरिड डॉटर को दिया तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्लबिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या आपको? सो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट है। फिर क्या होता है एचपी में? आई थिंक डन। तो मैं क्वेश्चंस करा दूँ?
क्या करा दूँ? और एचपी में क्या है बता दो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस कराती हूँ। क्वेश्चन के थ्रू तो आएगा ही ना आपको समझ में। हाँ, एचपी में आपको ये बताती हूँ। और एक एचपी में अगर आप सब लेटिंग करते हो तो समझ के लेना ना, सब लेटिंग ये सब सिखाया हुआ है रे बेटा, वहाँ पे देख लेना आप। सब लेटिंग करोगे तो नो एचपी इनकम। देन यहाँ पे आपको बिल्डर के केस में याद रखना है, बिल्डर के केस में अनसोल्ड इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री फॉर 2 ईयर्स उसका जीएवी नील लिया जाएगा। बिल्डर के केस में अनसोल्ड इन्वेंट्री का जीएवी क्या लिया जाएगा? हाँ, अच्छा, इवन सबलेटिंग या रेंट ऑफ प्लॉट, रेंट ऑफ प्लॉट जो है ये एचपी में नहीं जाएगा, फिर आप इसको आईओएस में डाल दो, आप पीजीबीपी में डाल दो, चल जाएगा। बराबर है, बराबर है, यस। अब देखो, अनसोल्ड इन्वेंट्री फॉर 2 ईयर्स, अनसोल्ड इन्वेंट्री जब से कंप्लीशन हुआ, ओके, जिस साल में कंप्लीशन हुआ उसके आगे फॉर 2 ईयर्स उसका जीएवी नील लिया जाएगा। आफ्टर 2 ईयर्स it will be treated like DLO या deemed to be let out। ठीक है, डन है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक आई हैव कवर्ड। तो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल का अमेंडमेंट जाने दो, वो अमेंडमेंट नहीं, क्या ही आने वाला है, तुम कंफ्यूजन कर रहे हो उसकी वजह से, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हारा उसकी वजह से, और नहीं तो क्या। अगर लेटिंग आउट एक बिजनेस एक्टिविटी के तौर पे होता है तो वो पीजीबीपी में जाता है, एक्सेप्ट फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो इफ लेटिंग आउट इज लाइक अ बिजनेस एक्टिविटी, इज लाइक अ बिजनेस, देन इनकम विल कम अंडर पीजीबीपी। अंडर पीजीबीपी एक्सेप्ट ये अमेंडमेंट, एक्सेप्ट फॉर रेसिडेंशियल, मतलब रेसिडेंशियल का लेटिंग आउट हमेशा एचपी में टैक्स होगा। सो रेसिडेंशियल का लेटिंग आउट हमेशा एचपी में ही टैक्स होगा, ठीक है। तो बिजनेस वाला से बिल्डर का मॉल वाला एग्जाम्पल याद रखो, बस ज़्यादा कंफ्यूजन मत करो। ज़्यादा पीएचडी करोगे, ज़्यादा डीप में जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि या क्या याद रखना था, पता ही नहीं है। तो इतना ही याद रखो, ये अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 24 का अमेंडमेंट है, बराबर है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे क्या? सो लगभग 33 मिनट्स ये करवाया, पूरा रिकैप कराया, वही देख रही थी कितना टाइम है। अब इनकम फ्रॉम एचपी में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पहले मैंने वहाँ पे शायद कैडबरी क्वेश्चन लिया है, पहले मैं कैडबरी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करूँगी, मैं दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट करेंगे। 2 ब्रदर्स अरुण एंड बिमल, ये कर लेते हैं, ये को ओनर्स वाला है, ठीक है। 2 brothers, Arun and Bimal, are co-owners of a house property with equal share. The property was constructed during the financial year 16-17. The property consists of 8 identical units and is situated at Cochin. HP ख़त्म करने का, आज कुछ भी हो गया मैं HP ख़त्म करने वाली हूँ, मेरे को और कुछ भी नहीं पता है। सो जो HP है वो मैं ख़त्म करने वाली हूँ, इतना मुझे पता है। क्लबिंग नहीं हो पाएगा, क्लबिंग के लिए 1 घंटा कभी तो ले लेंगे, देखते हैं। कल तो मेरा मैराथन है, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे को लेते हैं कुछ तो क्लबिंग का 1 आवर, ठीक है। चलो
एक सेकेंड ना, चल सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंटेशन क्विक करेंगे, मतलब टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। तो इनके पास 8 यूनिट्स हैं, आइडेंटिकल यूनिट्स कोचिन में सिचुएटेड है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ईच को-ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर रेसिडेंस एंड बैलेंस 6 यूनिट्स वर लेट आउट फॉर rent of 12,000 per month per unit. The municipal value of the house property is 9 lakhs and the municipal taxes are 20% which were paid during the year. The other expenses were as follows. So repairs 40,000, insurance premium 15,000, interest payable on loan taken for construction of a house. One of the let out units, so one of the let out unit remains vacant for 4 months during the year. Arun could not occupy this unit for 6 months as he was transferred to Chennai. He doesn't own any other house. Now let me tell you that जब आप SO यूनिट का वैकेंसी में फ़र्क नहीं पड़ता. वैकेंसी मैटर्स ओनली इन लेट आउट प्रॉपर्टी एंड नोवेयर एल्स. अदर इनकम ऑफ अरुण एंड बिमल इज, अदर इनकम दिया अरुण और बिमल का 290 एंड 180 रिस्पेक्टिवली. Compute the income under the head income from house property and the total income of two brothers for AY 25-26 if they pay tax under default tax regime under BAC. Also show the computation if they both exercise the option of shifting out of BAC. तो हमें दोनों करना है, BAC का भी करना है और BAC के बाहर का भी करना है, और ये को ओनर्स का प्रॉपर्टी का है. सो फटाफट से इनके कॉन्सेप्ट्स ये लिख के लेते हैं, फैक्ट्स लिख के लेते हैं. क्वेश्चंस, ठीक है. अब क्वेश्चन में पहले मैं कर रही हूँ क्वेश्चन 2. मैं यहाँ पे मेन जो पार्ट है आंसर का वो लिख के लेते हैं. ठीक है. अब क्या था, हाँ, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अरुण, इनकम ऑफ अरुण एंड बिमल, और उनके फैक्ट्स में मैं अच्छे से आपको लिख के दिखाती हूँ. इनकम फ्रॉम HP आएगा बेटा. उनके इनकम फ्रॉम HP में दो है. एक तो उनका SO भी है और LO भी है, को ओनर्स है वो लोग, ये अरुण और ये विमल. उनका अदर इनकम आप बता दो. एंड अदर इनकम या दैट्स इट. तो टोटल GTR तक जाते हैं. चैप्टर 6 से कुछ नहीं होगा. इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा वो है ही नहीं. एंड NTI है बराबर. इसके लिए करेंगे नोट 1, अदर इनकम अरुण और बिमल का. $290 and $180. ओके, यहाँ पे नोट 1 HP. अब फैक्ट्स देखो. देर इज 1 हाउस प्रॉपर्टी, उसमें से इट हैज़ 8 यूनिट्स. तो आपने 8 आइडेंटिकल यूनिट्स किए हुए हैं. उसमें से एक यूनिट है ना, क्वेश्चन समझ के लो, अरुण का SO है बेटा. दूसरा एक यूनिट आइडेंटिकल यूनिट बोला है, तो ये बिमल का SO है बेटा. एंड व्हाट रिमेन्स इज 6 यूनिट्स. इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये टोटल हम लोग क्या कर देंगे, लेट आउट दे देंगे. ठीक है, तो बचे हुए 6 यूनिट्स आपके क्या बन गए, LO बन गए. तो 6 out of 8 इज LO, 1 out of 8 एंड 1 out of 8.
इसको आप परसेंटेज में कंप्लीट करना। दिस इज़ 12.5, दिस इज़ 12.5, 25 हो गया, ये 75% है, ये एलओ है। तो घर के टुकड़े करने पड़ेंगे हमें, यस तो घर के टुकड़े भी करने पड़ेंगे और ये कोनर्स भी है। तो जब एसओ पोर्शन है हमें पहले स्प्लिट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों का जो 2-2 लाख का लिमिट है वो अलग होता है, ठीक है। तो पहले वील डू इट फॉर एसओ यूनिट। तो एसओ यूनिट सॉल्व करते वक्त पहले स्प्लिट करना है फिर सॉल्व करना है, और एलओ के लिए पहले सॉल्व करना है बाद में स्प्लिट करना है। तो यहाँ आएगा अरुण और यहाँ आएगा विमल। अब जो एलओ पोर्शन है ऑफकोर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, जो रेंट है अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में देखना रेंट कितना है, इट इज़ 12,000 पर मंथ पर यूनिट। फिर उसके बाद एक यूनिट, 1 यूनिट इज वेकेंट, 1 यूनिट हैज़ अ वेकेंसी बेटा, एंड 1 यूनिट हैज़ अ वेकेंसी ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस दिया है, 1 ऑफ द यूनिट्स, हाँ टेबल के नीचे देखो एक टेबल है ना, उसके नीचे दिया है 1 ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन्स वेकेंट फॉर 4 मंथ्स। सो एक यूनिट जो है वो 4 मंथ्स के लिए वेकेंट है, ठीक है। हाँ अब सुनो, अब मैं पहले सॉल्व करती हूँ एसओ और एसओ वाला पोर्शन, ठीक है। अब एसओ वाले पोर्शन में अरुण का 12.5 है बेटा, बीमल का भी 12.5% है, यूनिट 1 मान के चलो, यूनिट 2 मान के चलो। तो ये हम बोल सकते हैं ये यूनिट 1 है और ये यूनिट 2 है और ये बचे हुए 6 यूनिट्स है, ऐसे 8 यूनिट्स का ब्रेकअप है। अब हमारा फॉर्मेट तो फिक्स होता है बिल्कुल कि जीएवी लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, फिर हमें क्या आता है एनएवी, अरे हाँ ना, फिर हमें क्या आता है लेस डिडक्शंस अंडर 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ओके है क्या? अरे ओके है क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड ऑल, ठीक है। हाँ एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये सब नील नील नील, एनएवी नील, डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब पूरे घर का आप देखो कितना है, द इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन टेकन, अगर आप क्वेश्चन देखते हो, उप्स क्वेश्चन बैंक इधर है, उप्स इधर है, हाँ द इंटरेस्ट पेएबल ऑन द लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज 3 lakhs। तो पूरे यूनिट का 3 lakhs है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे देखेंगे 3 lakhs इज नाउ, डेटा को स्प्लिट करना पड़ता है जब एक घर के आप टुकड़े बना रहे हो ना, मतलब एलओ का अलग एसओ का अलग, तो हम टुकड़े बना के सॉल्व करें, तो टुकड़े कर दिए ना आपने एक घर के, तो आपको भी डेटा स्प्लिट करना पड़ता है। सो 3 lakhs में से यूनिट 1 का बोलो 12.5% निकालो, यूनिट 2 मान के चलो वो एक अरुण का एक विमल का है तो 12.5%। अच्छा एसओ में वैकेंसी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। एंड देन 6 यूनिट्स का कितना आएगा, 6 यूनिट जो एलओ पोर्शन है उसका 75% आएगा। सो 3 lakhs का 75% बताओगे क्या आप मुझे? मेरे पास है क्या ऐसा? ये ना मुझे यूज़ ही नहीं करने आता, कुछ तो अलग का क्या किसी का। अब यहाँ पे हम 37,500 ले सकते हैं। अच्छा मैम इंडिविजुअली अगर इनका इंटरेस्ट मान के चलो मैम ये 99 के पहले होता लोन लिया हुआ, तो फिर आई वुड हैव टू रेस्ट्रिक्ट दिस 30 एंड दिस 30। आइदर 30 की लिमिट जो है वो अरुण को अलग से मिलेगी, बिमल को अलग से मिलेगी। अगर 2 लाख होगा तो अरुण का 2 लाख अलग, बिमल का 2 लाख अलग होगा, बराबर है क्या? तो अरुण का 2 लाख अलग होगा और बिमल का भी 2 लाख अलग होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये 37,500 नेगेटिव आ गया, 37,500 नेगेटिव आ गया। मान के चल रहे हैं आप पहला कौन सा केस करो कि आप बैक ले रहे हो, तो आप बैक के बाहर हो तो ये मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू से पहला जो केस है हम वो करेंगे, इसके लिए करेंगे, पहला केस करेंगे कि यू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ बैक। सो ऑप्टेड आउट ऑफ बैक, तो हम पहले अज्यूम करेंगे कि आपने क्या किया है, आपने बैक से
बाहर ऑप्ट आउट कर लिया, सही है क्या? सो यू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ बैक, इसलिए आप 24 भी ले पा रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके आगे जाएंगे। अब एलो पोर्शन करेंगे। अब एलो पोर्शन के लिए पहले सॉल्व करते फिर स्प्लिट करते। क्यों मैम, ऐसे क्यों? उसका लॉजिक ये है कि पहले देखो जैसे एक यूनिट खाली रहा, फिर एक इसका खाली रहा, अरुण का या बिमल का, क्यों ऐसा क्यों? ये जो भी है 6 यूनिट्स ये अपने, अपन लॉस में भी साथ है, अपन प्रॉफिट में भी साथ है, तो एक यूनिट वेकेंट रहा, वो तेरा यूनिट है या मेरा यूनिट है, क्यों? फिर ऐसा नहीं। एलओ में पहले आप इनकम कमा लो दोनों का और फिर दोनों के शेयर में उसको स्प्लिट कर दो। तो एलओ जो है ये 6 यूनिट्स के लिए सॉल्व करना है और ये एलओ है, ये लगभग 75% रिप्रेजेंट करेगा। कितना रिप्रेजेंट करेगा? ये 75% रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम जीएवी निकालेंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस बोलेंगे। चलो जल्दी करो। Am I going fast? Am I going fast? Am I going fast? चलो जीएवी। अब जीएवी किसका निकालेंगे? अभी पहले स्टेप 1 निकालेंगे। बेटा अभी स्टेप 1 निकालेंगे तो वो पूरे घर का आएगा, एंटायर हाउस। तो अभी देखो स्टेप 1 जो है उन्होंने क्या बोला है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया, जितना डेटा दिया उसमें से सॉल्व करो। तो पूरे घर का वैल्यू 9 लाख है, बट मुझे पूरे घर का नहीं चाहिए, आई वॉन्ट इट फॉर 6 यूनिट्स। एंड बेटा 6 यूनिट्स मतलब 75%, तो आप 75% का निकालोगे, तो जो 9 लाख है उसका 75% निकालोगे, इट इज़ 6,75,000। अब आप बोलोगे स्टेप 2, अरे हाँ ना, हम क्या बोलेंगे स्टेप 2, सही है क्या? अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 बोलेंगे एनुअल रेंट। आपके 6 यूनिट्स में 12,000 इंटू 12 महीने का हम रेंट लेंगे, 144 इंटू 6 यूनिट्स, 8,64,000। एम आई करेक्ट? लेस अनरियलाइज रेंट। कोई अनरियलाइज रेंट है क्या? आपको रियलाइज नहीं हुआ रेंट, ऐसा कुछ है क्या? आपका अनरियलाइज रेंट है क्या? बोलो मुझे, डू यू हैव एनी अनरियलाइज रेंट? नहीं है। लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी बोलो। अच्छा वाला हेड ऑफ मी, आई हैव टू बी फास्ट नाउ। थोड़ा प्रेजेंटेशन को ये कर लेंगे। एक यूनिट 4 महीने के लिए वेकेंट रहा तो 48,000, अनरियलाइज 0, ये 48, तो ये आएगा 864 माइनस 48, सो 8,16,000। 816 स्टेप 2 आया। अब ऐसे केस में स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 इज not applicable because step 2 is lesser. So final GAV, what? No ma'am, मतलब I'm going fast or I'm going slow? Fast और okay, टाइप करो फास्ट, ओके और स्लो। सो आई नो मेरा स्पीड मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, सो 816 आएगा फाइनल जी, 816 आएगा। अरे हाँ ना, 816 सही है। फास्ट, स्लो और ओके स्पीड। % of 9 lakhs into 75%।
हाँ, म्यूनिसिपल टैक्सेस 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन. ओके ओके गुड. अरुण शेयर, दे आर इक्वल को ओनर्स. अच्छा, इनका शेयर अलग अलग भी हो सकता है. एग्जाम में ध्यान देना, कंफ्यूजन मत करना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, एग्जाम में घबराना मत. यस, अब अरुण और विमल का एचपी निकालते हैं. एसओ पोर्शन इज -37,500, -37,500. LO portion is 125,850, 125,850. ऊपर ऐड कर दो. ये अगर हमने क्या नहीं लिया तो दिस इज विदाउट बैक. सही है. 88,350, 88,350. Add it here and get the answer. कैलकुलेशन सिर्फ देख लेना. ये लास्ट वाला मैंने बिना कैलसी के कर लिया है, तो एक बार जस्ट चेक कर लेना. और अगर बैक ऑप्ट किया तो 24B जो एसओ का है वो 0 हो जाएगा. हाँ, टाइम लगने वाला है अपने को. बराबर है क्या? डन है. हाँ, अगर आपने बैक ऑप्ट किया होगा तो अब इफ़ यू हैव टेकन, इधर ही हम तुरंत कर लेंगे. अगर आपने अगर आपने क्या लिया है 115 बैक लिया है तो यही जो है अरुण का पूरा वर्किंग फिर से करने की ज़रूरत नहीं है. आप समझो कि एसओ में 24B नॉट अलाउड. अगर 24B नॉट अलाउड होगा तो ये नील और नील हो जाएगा. और एलओ में 24B इज अलाउड, तो एलओ आएगा 125,850, 125,850. तो इधर ही दोनों का एचपी. तो आपको नोट लिखना है. मैम नो ट्रीटमेंट फॉर इंश्योरेंस. नो साइली, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये सब किसका दिया है? द अदर एक्सपेंसेस आर गिवन. ये किसके एक्सपेंसेस है? घर का है. अब इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया मतलब वो एटीसी ऐसा ज़रूर नहीं है ना बेटा, ये घर का इंश्योरेंस है. और ये सब खर्चे, रिपेयर, इंश्योरेंस, ये सब कहाँ कवर हो जाते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन में कवर हो जाते हैं. बराबर है कि नहीं? अरे हाँ ना. यस, तो एचपी इनकम आएगा 125,850 और एट देयर अदर इनकम एंड यू विल गेट द टोटल इनकम. आप इनका अदर इनकम ऐड कर दीजिए और आपको आएगा बेटा टोटल इनकम आ जाएगा. तो आपको जो है टोटल इनकम आ जाएगा. अब टोटल इनकम क्या है? अब टोटल इनकम क्या है आप देख लो. अदर इनकम आपने लिखा हुआ है ना. अभी इतना ये मैं नहीं करूँगी, जस्ट एड इट, यू विल गेट इट. बराबर है, बराबर है. हाँ,
तो आगे जाएंगे। हाँ, पहले बैक किया बाद में कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, ऑफकोर्स एनीथिंग कैन बी डन फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। सो इज अरुण क्वेश्चन डन? अरुण एंड विमल का क्वेश्चन डन है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बता दो। ये 290 एंड 180, चलो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बता दो। ये टोटलिंग करेक्ट है क्या, देख लो। तो मैं अगला क्वेश्चन करती हूँ। तो अरुण विमल का क्वेश्चन हो गया। पहला ही क्वेश्चन ये किया क्या हमने? 7 क्वेश्चन करने, कुछ कुछ छोटे हो जाएंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन करके 5 मिनट का ब्रेक दूंगी सिर्फ बीच में, 5 एकदम गिन कर ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सही आया है, 415, 850, 3,05,000, ओके फाइन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन, चलो ये सिंपल सा है, कर लेते हैं। ये भी कोऑनर्स पे, ये वो इंटरेस्ट वाले पार्ट पे ही है, ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। चल, रमन इज अ को ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। कौन कॉल कर रहा है, एक मिनट देखो क्या अननोन नंबर से कॉल है बार बार। हेलो, हाँ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक तो अननोन नंबर से आया तो कभी कभी लगता है कुछ इमरजेंसी है क्या, इज समबडी कॉलिंग, एंड देन ये फालतू के एक ही नंबर से बार बार फ़ोन। चलो, रमन इज अ को ओनर ऑफ प्रॉपर्टी अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, दे हैव इक्वल शेयर। म्यूनिसिपल टैक्सेस 160, फेयर रेंट 150, स्टैंडर्ड रेंट एज पर रेंट कंट्रोल 170। उनको रेंट जो है 15,000 पर मंथ मिला, मतलब ये उनकी एलो प्रॉपर्टी है। सो इट्स अ एलो प्रॉपर्टी। द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन and interest is charged by the bank is 25,000. Out of that 25,000, out of which 21,000 has been paid. तो मैंने आपको क्या सिखाया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो आउट ऑफ 25,000 है, आपने 21,000 ही पे किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपको कितना पूरा 25,000 जो है वो अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, ये लिख के दिया अभी, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। To repay this loan, Raman and his brother have taken a fresh loan. आपने फ्रेश लोन लिया, ओल्ड लोन बंद करना है और आपने फ्रेश लोन लिया। आपने पहला लोन SBI से लिया होगा, अब आपको एक्सिस बैंक से लेना है या ICICI बैंक से लेना है, वहाँ थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम है, तो आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। To repay this loan, Raman and his brother have taken a fresh loan and interest charge on this loan is 5,000. The municipal taxes of 5,100 have been paid by the tenant. Compute the income of HP in the hands of Raman. ठीक है ठीक है, yes. So let's understand. क्वेश्चन नंबर क्या था उधर, 3 ना, रमन। मैं रमन वाला क्वेश्चन यहाँ से देखती हूँ, हाँ है। चलो, कंप्यूट इनकम फ्रॉम HP फॉर रमन। सो इनकम फ्रॉम HP रमन के लिए, पहले रमन के लिए नहीं निकलेगा, को ओनर है, देयर इज वन हाउस, इट इज़ एलो एंड दे आर को ओनर्स। सो जब एलो पोर्शन होता है तो पहले फर्स्ट सॉल्व देन स्प्लिट, तो पहले टोटल के लिए सॉल्व करो, एंड में स्प्लिट करो। सो ये याद रखना, फर्स्ट सॉल्व एंड देन स्प्लिट। बेटा दिस इज़ अ प्रैक्टिस बैच, मैं कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ा रही हूँ ना, तो अगर किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैम कैसे फास्ट ही पढ़ाती है, रेगुलर क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाती है क्या, नहीं, तो रेगुलर क्लास में हम बहुत स्लो एंड स्टडी जाते हैं, राइट, यस। सो दिस इज़ अ एलो पोर्शन,
24B का मैं वर्किंग यहीं कर दूंगी, तो थोड़ा सा आप स्पेस यहीं पे छोड़ दो, आई थिंक दैट विल बी बेटर। बराबर है क्या? GAV क्या है? नोट 1 आपको क्या क्या दिया है? म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. So 160 or 150, what is higher? 160. Is it within the limit of 170? Yes, it is within the limit of 160. Then step 2, आपका रेंट कितना है? आपको रेंट जो है 15,000 है, सो एनुअल रेंट साल का 180 होगा, 15,000 इंटू 12 लेस नो अनरियलाइज रेंट कुछ नहीं है, अनरियलाइज रेंट कुछ नहीं है, अनरियलाइज नहीं है, वेकेंसी नहीं है, तो ये 180 आ गया, तो आपका फाइनल GAV 180 आ गया. स्टेप 3 इज नॉट एप्लीकेबल. ओके है, ये 180 आ गया. अब म्यूनिसिपल टैक्सेस है, फिर भी मैं डैश करूंगी बिकॉज इस क्वेश्चन में दिया है दे आर पेड बाय द टेनेंट. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन, देखो यहाँ क्या बोला है. म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है the municipal tax of 5,100 have been paid by the tenant, therefore this is not allowed. So ये paid by the tenant है, इसलिए ये allow नहीं होगा. Is that okay? So NAV 180. अब आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मतलब 30,000 और 54,000. अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपका जो पहला इंटरेस्ट है, ध्यान दो, अभी पॉज करना आप, पहले आपका इंटरेस्ट है 25 ही आएगा, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट डैश, ये अलाउड नहीं है. इंटरेस्ट ऑन अ न्यू फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओल्ड, इज दैट अलाउड? येस, दैट इज अलाउड. इज दैट अलाउड? येस. सो इंटरेस्ट ऑन fresh loan to repay the old loan, is that allowed? Yes, it is allowed. and उसका इंटरेस्ट कितना है आपका 5,000, तो ये 25,000 अलाउ होगा, ये 5,000 अलाउ होगा. एग्जैक्टली. अनपेड पेड से फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस. इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होता है. तो 25 + 5 सही है. 25 + 5 450 अलाउ नहीं होगा, सो 30 आएगा. सो इनकम फ्रॉम HP बोलो क्या है? 80 माइनस करेंगे और 4 मतलब 96. देयरफॉर रमन्स शेयर 50%, 45 and 3 48. इज दैट करेक्ट? प्लीज़ मेरे कैलकुलेशंस चेक कर दो. 180 80 4 96. या anybody having any doubt? So interest on borrowed capital is allowed on accrual basis, interest on unpaid interest is not allowed. and क्या बोला मैंने? हाँ, अगर लोन आपने फ्रेश लोन लिया टू रीपे द ओल्ड लोन, क्या वो अलाउ होता है? तो बिल्कुल वो अलाउ होता है. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इज एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? आगे जाओ. सो ये किसका क्वेश्चन हो गया? मेरा रमन वाला क्वेश्चन सॉल्व करके हो गया. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है. आज HP तो मैं ख़त्म करने वाली हूँ. मैं कुछ भी हो जाए उसको पेंडिंग नहीं रखने वाली हूँ. HP तो हम ख़त्म ही करेंगे. Anybody having any problem? So can I go ahead to the next question?
गणेश वाला क्वेश्चन है, तीनों ऑप्शन से करना है। या लेट्स डू इट फास्ट देन। तीनों ऑप्शन से करना है, मतलब आपको चूज करना है नो। यहाँ गणेश वाले क्वेश्चन में ऑल 3 या कर लेंगे, रोहिणी रवि वोंट टेक टाइम, एंड एक आधा छोटा छोटा ही मैंने बाद में करवाया है। तो क्वेश्चन 7 ले लो। क्यों? ब्रेक के पहले? ब्रेक के पहले बोल रहा है? नहीं नहीं, कंप्लीट ही करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो गणेश वाला करके ब्रेक दूँ क्या? अभी 1 आवर का रिकॉर्डिंग हो गया है, 1 आवर का रिकॉर्डिंग हो गया। हमने सुबह रेसिडेंशियल भी किया है ना, तो तुमको लगता है तो एक चलो गणेश वाला कर देते हैं, गणेश वाला करके ब्रेक लेते हैं, ठीक है? गणेश वाला करके ब्रेक लेते हैं। चलो ठीक है, तो गणेश वाला मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ। देयर आर 3 प्रॉपर्टीज, 10-15 मिनट लगेंगे इसको, बट कर लेते हैं। देखो, ही हैज़ 3 प्रॉपर्टीज, सिर्फ एचपी निकालना है। सिर्फ क्या निकालना है आपको? एचपी। मैं बताती हूँ, देखो आपको क्या करना है, सजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑक्यूपाइड। तो हम क्या करते हैं पता है, ऐसे केस में उसके पास 3 ऑप्शन है, तो इनकम फ्रॉम एचपी लिखते हैं। 3 ऑप्शन है गणेश को, राइट? सो लेट्स राइट इट डाउन ओनली। सो गणेश वाला क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसके बाद 1-1.5 आवर के अंदर एचपी खत्म हो जाएगा, मतलब छोटे क्वेश्चन ही बचेंगे फिर 5-6। अच्छा नहीं, 1 भी बचा ना, कैडबरी क्वेश्चन। हाँ, 1-1.5 घंटा लगेगा और, ठीक है कर लेंगे कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो एक बार अभी फिनिश करना है तो कर ही देंगे ना। चलो अब लेते हैं गणेश वाला क्वेश्चन। गणेश वाला क्वेश्चन आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। चलो तो कर लेते हैं। सो गणेश हैज 3 ऑप्शंस, लिखो। गणेश के पास क्या है बोलो मुझे? गणेश हैज 3 ऑप्शंस। वाओ, ऑप्शन 1, चलो हाउस 1 एसओ एंड हाउस, कैसे हाउस लिखा हुआ है? गणेश वाला है ना, हाँ। देन हाउस 2, हाउस 3 डीएलओ। ये आता है ना आपको, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है? हाउस 2 एसओ, हाउस 1 एंड हाउस 3 डीएलओ। सो यू हैव टू सॉल्व दिस लाइक एज इफ 3 हाउसेज एसओ हैं, तो क्या होगा, पहले वैसा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस छोड़ दो उनके सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है? सो इफ दे आर एसओ प्रॉपर्टीज, एसओ प्रॉपर्टीज अगर ये होंगे तो हमें पता है हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3। 1 मिनट, हाँ रुकना ज़रा।
हाँ, अब देखो यहाँ पे तो आपको पता है जीएवी, म्यूनिसिपल टैक्सेस और एनएवी कुछ नहीं है, नीली होता है। हम डायरेक्टली इंटरेस्ट लिखते हैं, सो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कुछ नहीं आता है। शिट, क्या कर रही हूँ मैं? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी? एब्सल्युटली व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी? एक्सट्रीमली सॉरी। हाउस 1, हाउस 2, एसओ, ये डीएलओ। क्रेजी, आई हैव बिकम क्रेजी। हाउस 3 और 1, फिर नहीं तो क्या 3, 1, 1 and 2। ठीक है, आपको ऐसे चलेगा या मैं ऑप्शंस चेंज करूँ? ये ओके है ऐसे? मैंने तो ऐसे लिखा है, ठीक है। हाउस 1 and 2, हाउस 2 and 3 एंड हाउस 3 and 1, इस टाइप से मैंने कर दिया है, ठीक है। सो यू लीव स्पेस। अब आप हाउस 1 के लिए 24A तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ नहीं आएगा। 24B विल बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल H1 का देखो कितना है। हाउस 1 का देखो, हाउस 1 इज आपने कुछ भी लोन नहीं लिया है तो ये नील ही है। हाउस 1 के लिए लोन ही नहीं है। ये गणेश वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। हाउस 2 के लिए क्या है? 55,000, इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 30 बिकॉज इट इज़ फॉर रिपेयर्स एंड इसका 175 है, ओके है। तो ये नील आएगा, ये -30, ये सही है क्या? यही क्वेश्चन है ना? ठीक है। 1,75,000 चलता है, लिखो, ठीक है। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, एंड में करेंगे। अगर ये एलओ है, अगर ये डीएलओ है तो इनका जीएवी बता दो आप मुझे। सो इनका जीएवी आएगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी आएगा, ये मैंने लिया है। अगर किसी को ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने लिया हुआ है। तो हाउस 1 का बता दो, जीएवी कितना आएगा हाउस 1 का? 3/375 विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू दिस। सो बता दो ज़रा, 350 है, 3,50,000 है। हाउस 2 का बता दो, 360 और 275 विच एवर इज हायर। 360, इज इट विद इन द लिमिट? यस, 360 है। हाउस 3 का देखो, 330 और 380 विच इज़ हायर। 380 इज़ नॉट विद इन द लिमिट, तो 375 करेक्ट है क्या? बता दो। म्यूनिसिपल टैक्सेस आप बता दो अभी। 12% ऑफ दिस, सो 12 3s are 36। 30,000 क्योंकि रिपेयर्स के लिए लिमिट इज 30 ना, या रिपेयर्स है ना। 55 विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 30। चलो अब बता दो, 8% ऑफ 360। चलो यार जल्दी करो। 6% 330 का 19,800। एनएवी बता दो। अब डीएलओ को लिमिट होती है क्या? नहीं होती है। अब डीएलओ को कोई भी लिमिट नहीं आएगी ना बेटा। यहाँ तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये 0 हो गया। 290 नहीं आएगा क्या ये? हाँ,
99,360 और यहाँ अभी लिमिट नहीं आएगी, समझा क्या? अब यहाँ लिमिट आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि डीएलओ एलओ को कोई भी लिमिट नहीं होती है। डीएलओ और एलओ को कोई भी लिमिट नहीं होती है, बराबर है। मेरे कैलकुलेशंस प्लीज़ आप बता दो। क्लास में आप सामने होते हो ना तो गड़बड़ नहीं होती है, बट यहाँ क्या हो जाता है, थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस है। 355 200 चलो अभी रेडी? ये सब सही है क्या, बता दो। सब सही है, थैंक यू निरुपमा। चलो अब देखो, अगर हाउस 1 एसओ है, हाउस 1 का आंसर नील है, हाउस 2 का आंसर -30 है, और फिर ऐसे केस में हाउस 3 डीएलओ हो जाता है ना। अब 1 मिनट रुकना, और ऐसे केस में हाउस 3 क्या हो जाता है, डीएलओ हो जाता है, और हाउस 3 जब डीएलओ है तो उसका आंसर है 73,640। राइट, सो दिस कम्स टू 43,640। अब ऑप्शन 2 में हाउस 2 मैंने एसओ लिखा है, तो हाउस 2 अगर एसओ है तो आंसर -30 है। हाउस 3 अगर एसओ है तो आंसर, ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, उसके लिए शायद क्वेश्चन या उसके लिए सिलेक्ट किया है। यहाँ दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs, इसके लिए ये मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि दोनों एसओ प्रॉपर्टी का मिला के 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। हाउस 2 एसओ है तो -30, हाउस 3 एसओ है तो -175, इसके आप टोटल लोगे तो इट इज़ क्रॉसिंग 2 lakhs, बट इट कैन नॉट क्रॉस 2 lakhs, सो इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs। सो ऐसे केस में अभी हाउस 1 अगर डीएलओ है तो हाउस 1 अगर डीएलओ है, हाउस 1 अगर डीएलओ है, सो इट इज़ 219,800, so it is 219,800, so it comes to 19,800. is that okay? yes. अब हाउस 3 एसओ है तो 3 का एसओ तो -175 है, हाउस 1 एसओ है तो वो नील है, कुछ भी नहीं है, नील है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विद इन द लिमिट है। 175 तो सही है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाउस 2 अगर डीएलओ है, हाउस 2 मेरा सब्स्टिट्यूशन चेक करो रे बाबा, हाउस 2 176,840, 176,840, तो आंसर क्या आएगा, 176,840 माइनस 175, कुछ भी नहीं, वही है। ओ माय गॉड, मैंने क्या कर दिया, 1840। सो व्हाट ऑप्शन इज बेटर? सो सभी पॉजिटिव है, सो दिस ऑप्शन 3 इज बेटर, 3 इज बेटर। अच्छा, ऐसा ज़रूर नहीं हमने नोटबुक में पहले कुछ और लिखा होगा, ऑप्शन 3 अलग अलग भी हो सकता है ना। सो ही शुड ट्रीट हाउस 1 एंड हाउस 3 एज एसओ, सो ही शुड ट्रीट 1 and 3 as SO, and therefore house 2 should be treated as DLO. Is that okay? Yes. So let's take a 10 minutes break and then we can continue. Okay? तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस जो है HP के कंटिन्यू करेंगे। अरे ओके क्या, ओके है क्या, बता दो। चलो HP तो भी आज फिनिश करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे बेटा। आर वी डन? यस। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? आर वी डन? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? नहीं? यस। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सो एक 10-15 मिनट का ब्रेक लेके 10 मिनट का ब्रेक लेके कंटिन्यू करेंगे। ओके? ओके है? चलो सही है। सो इज एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? तो अच्छी खासी रिकॉर्डिंग हुई है, 1 hour 20 minutes की रिकॉर्डिंग हुई है, 1 hour 20 minutes की रिकॉर्डिंग हुई है हमारी। तो इसको पॉज करूँ क्या मैं, क्या इसी में कर देंगे? 10 मिनट है तो इसी में कर देते, चलो इसी को रखते हैं वैसे ही, या ब्रेक लगाते हैं 10 मिनट का। ओके? 12 करेंगे क्या? हाँ लगभग हो ही गया है,
12 बजे कर दे चालू, 20 मिनट्स का ब्रेक ले ले। लोगे क्या उतना? ले लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 11:40 हो गया, 10-15 मिनट हो ही जाता है वो ब्रेक करते करते, ठीक है। तो 12 के आसपास चालू करती हूँ, ठीक है। यस, चलो, ओके, बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। 12 के बाद लेकिन मैं कितनी देर लूँगी पता है क्या? 1 सवा तक लूँगी। अगर कुछ बचेगा तो वो उसको क्लबिंग के साथ फिर क्लब कर देंगे, क्योंकि ना मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए कल की। क्या लेने हैं मुझे? प्रथम सीरीज के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर 1 आवर ही लूँगी, तो अगर जो बचेगा उसको क्लबिंग के साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। यस, चलो देन, सी यू, बाय बाय।